अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज ये आखिरी लेक्चर है हमारा और इसमें हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनमिक रैंक रिप्रेजेंट्स द ब्रॉडेस्ट रैंक, यानी कि इनमें से कौन सा जो टैक्सोनमिक दर्जात में से कौन सा दर्जा सबसे बड़ा है। तो जो सबसे ऊपर है वही सबसे बड़ा है, तो जो डोमेन है वो सबसे ऊपर है, तो इसका करेक्ट आंसर है डोमेन। नंबर 2, विच करेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्किया, यानी कि जो डोमेन आर्किया के जो जानदार हैं उनकी जो कौन सी खसूसियत है जो सिर्फ उन्हीं में पाई जाती है। यानी कि 4 खसूसियात में से जो दी गई हैं आपको, कौन सी खसूसियत है जो सिर्फ डोमेन आर्किया में पाई जाती है। तो पहला है सेल वाल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, के सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हो। नहीं, ये तो बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, नहीं न्यूक्लियस नहीं होता। एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, तो जो इंतहाई माहौल में रहने की खसूसियत है वो आर्किया की है। आपको पता है कि ये नमकियात वाली हवा, आबो हवा में भी रहते हैं, माहौल में रहते हैं, और इसके अलावा ये गर्म पानी के चश्मों में भी रहते हैं, और इस तरह की जो सख्त सख्त जो माहौल है वहाँ रह सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नंबर 3 पे है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा जो बयान है वो बैक्टीरिया से मुतल्लिक नहीं है। डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, ये तो ठीक है, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता। सेल वाल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी बात ठीक है। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक, ये भी बात ठीक है। जो चौथे नंबर पे है ना, ये करेक्ट आंसर है। हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, अब देखें क्लोरोप्लास्ट है एक आर्गेनेली, तो बैक्टीरिया के पास तो वाज़ न्यूक्लियस और आर्गेनेली मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस होती ही नहीं है। तो ठीक है, तो फिर क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आ गया। तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली इनके पास नहीं है, तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन डी है। नंबर 4, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू डोमेन यूकेरिया, इनमें से कौन सा जो जानदार है वो यूकेरिया डोमेन से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो कोलाई है, ये एक बैक्टीरिया है, ये तो डोमेन बैक्टीरिया से ही इसका ताल्लुक होगा। तो जो कोरोना वायरस है, ये वायरस है, किसी किंगडम में भी नहीं आती। और फिर ये जो यीस्ट है ये एक फंगस है। ठीक है, तो जो फंजाई हैं वो डोमेन यूकेरिया में ही उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि इनमें से कौन सा खसूसियत ऐसी है जो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करती है। तो लैक ऑफ सेल वाल, नहीं ये भी नहीं है, सेल वाल हो सकती है, प्रोकैरियोट्स में भी हो सकती है, बैक्टीरिया में भी हो सकती है, और यूकैरियोट्स में भी हो सकती है, प्लांट्स वगैरह में हो सकती है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वाल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी, ठीक है ना, तो पौधों में भी बनी होती है, सेलुलोज की होती है। तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में ये फ़र्क तो नहीं है। दूसरा फ़र्क है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, हाँ बिल्कुल यही है ऑप्शन। जो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस है ना, जो प्रोकैरियोट्स हैं हमने कहा कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। तो ये फ़र्क है जो प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग करता है। छठे नंबर पे, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्राइमरीली यूनिसेलुलर, अब यानी कि इनमें से कौन सा किंगडम है जो ऐसे जानदारों पर मुश्तमिल है जो यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक सेल से मिलकर बनते हैं ज़्यादातर, प्राइमरीली, ठीक है ना, यानी कि बुनियादी तौर पर, और यूकैरियोटिक हैं, यानी कि यूकेरिया से ताल्लुक है। ओफन हेट्रोट्रॉफिक, और क्या है, ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इनमें से जो आर्किया हैं, ठीक है, ये तो यूकैरियोटिक नहीं है, ठीक है, और जो प्रोटिस्टा हैं, हाँ ये प्रोटिस्टा हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर भी हैं बुनियादी तौर पर। हमने पढ़ा था कि ये यूनिसेलुलर होंगे, अगर मल्टी सेलुलर होंगे हमने पढ़ा था फिर क्या होंगे, सादा होंगे, ठीक है ना। तो फिर यूकैरियोट्स भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, यानी कि ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक हैं, कुछ हैं जैसे यूग्लिना की मिसाल दी थी कि वो कभी कभार अपनी जो है रोशनी में अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। तो जो प्रोटिस्ट हैं, ये फंजाई में ये वाली खसूसियात नहीं है, ठीक है ना, फंजाई इनसे जुदा है तो यूकैरियोटिक ही है, और ओपन हेट्रोट्रॉफिक नहीं है, फंजाई है ही हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि ज़्यादातर की बात ही नहीं है, फंजाई मुकम्मल तौर पर ही क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते।
नंबर 7 है वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई को हेटरोट्रोफिक हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। 8वें नंबर पे वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स। वायरसेस को रिवायती बायोलॉजिकल किंगडम में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसकी एक वजह है कि ये दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिस। क्योंकि ये ए सेलुलर है, इनके पास सेल्स नहीं होते, ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म भी रन नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑप्शन ए है इसका आंसर। नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। इंसान का साइंसी नाम क्या है? होमो सैपियन है, ये तो आपको पता है। अब ये हर जगह पे 4 जगहों पे होमो सैपियन ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो नाम होगा साइंसी नाम, वो उसका एक नाम जीनस का होगा, एक स्पीशीज का होगा, तो जीनस का नाम बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखें आप कि ये जो ऑप्शन ए है ना, ये हर लिहाज से ठीक है। इसकी वजह एक ये है कि लिखा तो ये इसमें और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो दोनों लिहाज से ठीक है, यानी कि जो होमो है उसका एच इधर भी बड़ा है और इधर भी बड़ा है, और इधर सेपियन का इधर भी एस बड़ा है और इधर भी इधर भी एस छोटा है और इधर भी छोटा है। लेकिन मेन जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो ये है कि जब हम कंप्यूटर पर लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसके मुताबिक, उसके कानून के मुताबिक हम इसको इटैलिक्स करते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए ठीक है ना। अगर आप हाथ से लिखेंगे इसी नाम को, तो जीनस स्पीशीज के नाम के दोनों के नीचे अलग अलग से आपने क्या खींच देनी है, अंडरलाइन करना है, लाइन नीचे लगानी है। 10वां है ऑप्शन विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपको एक जानदार का साइंसी नाम पता हो, ठीक है, तो आप उससे क्या मालूमात हासिल कर सकते हैं? कौन सी मालूमात? देखें एक नाम में क्या मौजूद होता है, एक साइंसी नाम में एक जीनस का नाम होता है, एक स्पीशीज का। तो हमें ये दो चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि उसकी जीनस भी पता चल जाएगी और उसकी स्पीशीज भी पता चलेगी। बाकी ये किंगडम शिंगडम ये कुछ नहीं पता चलेगा साइंसी नाम से। होमो सैपियन से हमें पता चलता है कि होमो जीनस है और सैपियन या स्पीशीज है, और होमो सैपियन पूरा स्पीशीज का नाम है, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये उर्दू इंग्लिश के मैंने दोनों के यहाँ पे जवाब लिखे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सामने। व्हाट इज़ द नंबर 1 है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम में जानदारों की जो है वो मुख्तलिफ इकसाम है, वो बयान करने के लिए कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? तो जो आपका चैप्टर का नाम है वही इसका जवाब है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसी की आपने तारीफ लिख देनी है, या सीधा सीधा लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो आपको यानी कि माहौलियाती निज़ाम में जानदारों की मुख्तलिफ इक़साम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म बायोडाइवर्सिटी है, जिसे हम हयातियाती तनों भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 है जी, हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ। यानी कि इंसानों और कुर्रा अर्ज़ के लिए बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है? तो ये आपने जो बायोडाइवर्सिटी की अहमियत का पॉइंट था, आपके चैप्टर के स्टार्ट में ही था कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, वो आपने लिख देनी है कि ये हमें क्या, बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रूशियल फॉर ह्यूमंस बिकॉज इट्स प्रोवाइड अस विद फूड, ये हमें खुराक देती है, मेडिसिन दवाइयाँ देती है, अद्वियात, और क्लीन एयर साफ़ सुथरी हवा देती है, और पानी देती है। फॉर द प्लैनेट अर्थ इज इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम होते हैं, माहौलियाती निज़ाम, उनको मुस्तहकम रखती है, उनको स्टेबल रखती है, रेगुलेट्स क्लाइमेट, और आबो हवा को क्या करती है, मुनज़्ज़म करती है, ठीक है, और सपोर्ट वेरियस लाइफ प्रोसेस मुख्तलिफ। ये आपने शॉर्ट में लिखना है, आपने ये फूड वगैरह, मेडिसिन, क्लीन एयर और स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ये 2-4 पॉइंट आप लिख देंगे इस तरह लाइन में, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इंसानों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये हमें खुराक, अद्वियात, साफ़ हवा और पानी फराहम करती है, और ये हमें माहौलियाती निज़ाम के इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है, और आब हवा को मुनज़्ज़म करता है, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमल को सहारा देता है। तो ये आपने 2-4 चीज़ें लिख देनी है।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर दी 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज्ड इन द लीनियन सिस्टम, यानी कि जो कार्लिनियन का सिस्टम था, कार्लिनियस का, उसे हम लीनियन सिस्टम बोलते हैं। इस्तेमाल होने वाले टैक्सोनॉमी के 7 दर्जात कौन से हैं? तो ये 7 दर्जात हैं कार्लिनियस के। द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज्ड इन द लीनियन सिस्टम फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोस्ट स्पेसिफिक आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये 7 उसने पूछे हैं, तो 7 ही लिखने। डोमेन वाला बाद में शामिल किया गया है। तो लीनियन जो बनाए थे कार्लिनियस ने, उसने ये 7 ही बनाए थे, तो ये आपने 7 लिखने हैं। इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो था टैक्सोनॉमिक रैंक वाला जो था शुरू में लेक्चर, उसमें मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि आपने आसान तरीके से याद रखने। मैंने एक बताया था आपको, ट्रिक बताई थी कि डेरा खान पीसीओ फ्री गपशप, ठीक है ना। डेरा से आपने डी ले लेना है और डोमेन के लिए, खान से के किंगडम के लिए, ठीक है जी। और पीसीओ के जो पी है उससे फाइलम, और सी है जो उससे क्लास, और ओ से ऑर्डर, और फ्री से फैमिली, और गप से जीनस, और शप से स्पीशीज। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आपने तरतीब उल्ट नहीं करनी वरना नंबर गए। अच्छा जी, नंबर 4 है राइट द टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ लाइन एंड कॉर्न, यानी कि जो शेर और मकई है उसके टैक्सोनॉमी के दर्जात लिखें, ठीक है। तो ये सवाल है, ये आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इससे पहले जब टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी थी, टैक्सोनॉमी के रैंक पढ़े थे, तो उसमें आपने मसालों में ना जो फ्रूट फ्लाई थी, फल की मक्खी, इंसान, और जो पी प्लांट था मटर, उसकी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। ये 2 और है ना, इसने अलहदा से पूछी हैं आपसे ना, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आपसे पूछें। ये अब 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले फल की मक्खी, इंसान और मटर की आप पढ़ कर आए हैं, अब आपने पढ़नी है शेर की और मकई की, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए बच्चे, इसमें से सवाल अक्सर आता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ लाइन, सबसे पहले जो है हम रैंक्स में क्या लिखते हैं, डोमेन लिखते हैं। अब ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डेरा खान पीसीओ फ्री गपशप वाला ना, तो आप इसको ना उल्टा ना कर दीजिएगा। तो डोमेन यूकेरिया है, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उर्दू, अब मैं उर्दू मीडियम के बच्चों को ना एक मशवरा दूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि ठीक है आप उर्दू में भी लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाने हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में भी इनको ना लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनकी वर्डिंग उर्दू में जाके ना थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। डोमेन यूकेरिया है लाइन की। अब हम लाइन की देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कॉर्न की, यानी कि मकई की। इसका किंगडम है जो एनिमेलिया है, ठीक है ना। जब शेर है उसका किंगडम एनिमेलिया, जारी बात है ये जानवर है। इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, ठीक है। इसकी जो क्लास है ये मेमेलिया है, क्योंकि ये मैमल है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर है इसका कार्निवोरा है। अब कार्निवोरस वो होते हैं जो गोश्तखोर होते हैं, तो आपको पता है कि शेर गोश्तखोर है, ठीक है ना। तो ये कार्निवोरा है। अब फैमिली इसकी फेलिडी है, ठीक है, फेलिडी फैमिली है इसकी। तो ये जो बिल्लियाँ शिलियाँ हैं इनकी भी यही फैमिली है, ठीक है। तो उसके बाद जीनस है इसकी वो पैंथीरा है, और जो स्पीशीज है इसकी वो है पैंथीरा ल्यू, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कंप्यूटर पे लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है पैंथीरा ल्यू को, ठीक है। तो ये कंप्यूटर पे लिखने का सही तरीका है। ये जीनस का नाम है, इसको लिखा हुआ है, इसको बड़े लफ्ज़ से शुरू किया, बड़े लेटर से, और जो ल्यू है इसकी स्पीशीज है वो इसको छोटे से शुरू किया, ठीक है ना। अगर यही आप अपनी लिखेंगे ना जब पेपर में, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, वहाँ पे आप इटैलिक तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो प्रिंट नहीं करना आपने, तो आप नीचे लाइन लगाएंगे लहदा, ठीक है। फिर आपका जो सवाल है वो सही होना है। पैंथीरा ल्यू, नीचे आपने लाइन लाजमी लगानी है बच्चे, इसको याद रखना, अलग अलग लगानी है, जीनस पे अलग लगानी है और स्पीशीज पे अलग लगानी है। अच्छा जी बच्चे, आगे है कॉर्न की, मकई की जो है वो टैक्सोनॉमिक रैंक लिखने हमने। तो डोमेन इसकी भी यूकेरिया ही है, ठीक है ना। किंगडम प्लांटी यूकेरिया में ही आता है डोमेन में। तो इसका जो किंगडम है वो प्लांटी हो गया फिर, और इसका जो फाइलम है वो ट्रेकियोफाइटा है, इसको एंथोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेकियोफाइटा लिख दीजिएगा क्योंकि जो एंथोफाइटा है वो भी इसी में आता है, ठीक है ना, इसके अंदर ही आता है। आप वो भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। क्लास है इसकी वो लीलियोप्सीडा है, ठीक है ना, लीलियोप्सीडा, ठीक है। इस तरह इसको आपने याद रखना है। और ऑर्डर पोएल्स, पोएल्स, ठीक है ना, पोएल्स, इसको आपने इस तरह, ये प्रोनाउंसिएशन में आ सकता है डिफरेंस, ठीक है ना, वो कोई मसला नहीं है। फैमिली है पोएसी है इसकी, और जो जीनस है वो है जी, ठीक है। और जो स्पीशीज है वो है जी मेज। अब देखें एक जीनस का नाम आना है, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम में ये वाला, ये जीनस का नेम आ गया, और ये स्पीशीज है इसका, ये साइंसदानों ने दिया हुआ है, ये लातीनी ज़ुबान से लिए गए हैं, आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो ये जी मेज है मकई का साइंसी नाम है। अब देखें इंसान का साइंसी नाम होमो सैपियन, ठीक है ना। तो मटर का साइंसी नाम पाइसम सैटिवम, ठीक है।
और उसके बाद जो शेर है उसका नाम साइंसी नाम पैंथीरा ल्यू, और जो मकई है उसका साइंसी नाम जी मेज। तो ये आपको नाम है वो आने चाहिए। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो लिखने हैं। तो आपने आर्किया और बैक्टीरिया के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है, तो ये देखें फ़र्क लिखे हुए हैं। अच्छा बच्चे, आर्किया में और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है कि आपने पढ़ा था कि आर्किया हैव डिफरेंट सेल वाल। अब जो आर्किया की जो सेल वाल होती है वो बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है। यही तो वजह बनी थी कि इनको हमने बैक्टीरिया से अलग कर दिया था, इनकी डोमेन ही अलग कर दी थी साइंसदानों ने, यानी कि डोमेन आर्किया बना दी थी। तो इसकी सेल वाल का स्ट्रक्चर है वो क्या है, मुख्तलिफ है। सेल वाल का स्ट्रक्चर में क्या है, देयर सेल वाल इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। इनकी जो सेल वाल है वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलकर बनती है, जबकि जो बैक्टीरिया की सेल वाल है उसमें तो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये है एक फ़र्क सेल वाल का, ठीक है। दूसरा बेटा ये फ़र्क ये है कि आर्किया लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। आर्किया जो है वो इंतहाई जो है वो सख्त माहौल में रहते हैं। मिसाल के तौर पर बार बार पढ़ा है कि गर्म पानी के चश्मों में, ये नमकियाती आबोहवा में, ठीक है। उसके बाद ये तेजाबी माहौल में, यानी कि हर जगह रह सकते हैं। तो ये दूसरा फ़र्क है, बैक्टीरिया इतने सख्त माहौल में नहीं रह सकते। तीसरा फ़र्क है द राइबोसोमल आरएनए। ये सब चीज़ें आर्किया और बैक्टीरिया की डोमेन से मैंने निकाल कर ना यहाँ पे लिखी है आपके आसानी के लिए। अगर आप वहाँ से भी फ़र्क लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ये भी लिख दें तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। द राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरएनए बोलते हैं, वो आर्किया का वो है इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया आर्किया का राइबोसोमल आरएनए है वो बैक्टीरिया के बजाय मोर रिजेंबल टू यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट से ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं जवाब। आर्किया की सेल वाल है बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है, पहला फ़र्क, यानी कि इसमें क्या होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। जबकि बैक्टीरिया की सेल वाल क्या होती है बच्चे, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। आर्किया इंतहाई माहौल में रहते हैं, इंतहाई सख्त माहौल में रह सकते हैं। दूसरा फ़र्क, आर्किया का राइबोसोमल आरएनए बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है, जो कि यूकैरियोट से ज़्यादा मिलता है। तो ये थे फ़र्क आर्किया और बैक्टीरिया में। उसके बाद है बच्चे सवाल नंबर 6, What are the shortcomings of the थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि थ्री किंगडम में कि इसमें से ये सवाल आता है कि तीन किंगडम की जो खामियां थी वो क्या थी, ठीक है ना। तीन किंगडम के क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या कमज़ोरियां थी, तो इसकी कमज़ोरियां हम पढ़ते हैं। बच्चे जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये खामियां बता दी थी लेक्चर में, ठीक है ना। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी आप देख लें, मैंने यहाँ भी लिख दी, वहीं से निकाल कर लिखी, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैड शॉर्ट कमिंग्स बिकॉज, इसमें क्या शॉर्ट कमिंग थी, इट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स विद वास्टली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फंजाई विच आर हेट्रोट्रॉफिक विद प्लांट्स विच आर ऑटोट्रॉफिक। यानी कि इस किंगडम में इस दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई को प्लांट्स के साथ रख दिया गया। हालांकि जो फंजाई हैं इनकी मुख्तलिफ खसूसियात हैं पौधों से। फंजाई हाइड्रोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। पौधे क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये एक फ़र्क था, ये एक फ़र्क नहीं सॉरी, ये एक खामी थी किंगडम की, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि इसमें चीज़ों को सही तरीके से नहीं रखा गया था, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म है उसकी खसूसियात ही नहीं मिलती किसी दूसरे से, उसको ऐसे ही दूसरे किंगडम में रख दिया गया है। तो दूसरी, इट आल्सो नॉट एडिक्वेटली सेपरेट प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट्स। इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी जो है वो अच्छे तरीके से अलग नहीं किया गया। अब इसकी मिसाल क्या है, जैसे बैक्टीरिया और जो आर्किया थे उनको, वो हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोट्स है ना। अब उनको किस किंगडम में रख दिया गया था, तीन किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब किंगडम प्रोटिस्टा वाले हैं यूकैरियोट्स, ठीक है ना, सारे यूकैरियोट्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा वाले। तो उसमें इनको जा बजा रख दिया गया बैक्टीरिया को और आर्किया को। ये भी इसकी एक खामी थी। फिर वो आगे पांच किंगडम ने आके इसकी कुछ खामियां दूर की थी, ठीक है ना। तो ये है सवाल का जवाब कि इसमें जो फंजाई थी वो हेट्रोट्रॉफिक थी, उसको ऑटोट्रॉफ के साथ रख दिया गया, और जो बैक्टीरिया थे आर्किया थे वो प्रोकैरियोट्स थे, उनको यूकैरियोट्स के साथ रख दिया गया, यानी कि प्रोटिस्टा के साथ, ठीक है। अब ये आप देख लीजिएगा कि इसमें जो फंजाई हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक हैं पौधों के साथ, जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं उनके साथ रख दिया गया, और प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से मुनासिब तरीके से अलग नहीं किया गया। मतलब आर्किया और बैक्टीरिया
प्रोकैरियोट्स हैं, मगर इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया जो कि यूकैरियोट्स। अच्छा जी, अगला सवाल, सवाल नंबर 7, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रोफिक एंड लैक सेल वॉल। अब देखें, आपने ऑर्गेनिज्म पहचानना है, ठीक है ना, आपने सारे किंगडम पढ़े हैं। ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होगा, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, हेट्रोट्रोफिक होगा, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेगा, और सेल वॉल उसमें मौजूद नहीं होगी, ठीक है ना, उसमें क्या होगी, सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। यानी कि वो जानदार शामिल हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रोफिक हैं और सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल फंजाई में होती है, वो तो इसमें आ नहीं सकते, बैक्टीरिया में होती है, वो इसमें आ नहीं सकते, ठीक है, और सेल वॉल होती है जनाब पौधों में भी होती है, वो भी इसमें आ नहीं सकते। तो इसका जवाब क्या है, एनिमेलिया। ये हमारा किंगडम आ गया जी। ये सारी खसूसियात हमारी हैं, हम हेट्रोट्रोफिक हैं, हमारी सेल वॉल भी नहीं है, ठीक है ना, सेल वॉल एनिमेलिया में नहीं है, और हम क्या अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। तो ये हमारी खसूसियात हैं। द किंगडम दैट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर, हम मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रोफिक बिल्कुल हैं, एंड लैक सेल वॉल, हाँ बिल्कुल हमारे पास सेल वॉल नहीं है। लैक का मतलब होता है ना मौजूद होना, मौजूद ना होना, ठीक है। तो ऐसे जानदार जो मल्टी सेलुलर हैं और हेट्रोट्रोफिक हैं और जिनमें सेल वॉल नहीं होती, वो कौन है जी, एनिमेलिया। तो ये जवाब हो गया इसका। आगे सवाल नंबर है 8, ठीक है जी। इन लिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, फंजाई की खसूसियात लिखें। तो फंजाई वाले से आपने उठाकर लिख देनी है, ठीक है, मैंने यहाँ भी लिखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन लिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। अब देखें बच्चे, फंजाई की खसूसियात क्या हैं। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई इंक्लूड दे आर यूकैरियोटिक, ठीक है जी, ये डोमेन यूकेरिया में है, यूकैरियोट्स हैं, वाज या न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेली, ठीक है जी, ये यूकैरियोटिक हैं। दूसरा हेट्रोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। अब इसकी ये एक मेन खसूसियत आपने लाजमी लिखनी है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्प्शन, यानी कि इनका कोई मुंह वगैरह नहीं होता, तो अपनी जो खुराक हैं वो जज़ब करके लेते हैं अपने माहौल से। फंजाई की खसूसियात कौन सी होगी जी, यूकैरियोटिक। दूसरी हेट्रोट्रोफिक, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जज़ब करते हैं, ठीक है। तीसरी खसूसियत, देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ काइटन, इनकी सेल वॉल में काइटन होता है, ठीक है, ये भी चीज़ फंजाई की खसूसियत है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन और जो पौधे हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज, तो फंजाई की सेल वॉल में काइटन। मैनी आर मल्टी सेलुलर, तो ठीक है, बहुत सारे मल्टी सेलुलर हैं, बट सम आर यूनिसेलुलर, कुछ ज़्यादातर मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर की मिसाल दी गई है यीस्ट, ठीक है ना। ज़्यादातर कसीर खलवी होते हैं, कसीर खलवी मतलब मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल वाले, लेकिन कुछ यक खलवी मतलब एक सेल वाले, मतलब के यूनिसेलुलर, जैसे यीस्ट की मिसाल दी गई। अच्छा जी, सवाल नंबर है बच्चे 9, लिस्ट द 3 डोमेन्स दैट इनकम्पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि 3 डोमेन की फहरिस्त बनाएं जिसमें तमाम जानदार शामिल हैं। तो आपको पता है कि जो डोमेन आर्किया है, डोमेन बैक्टीरिया है और डोमेन यूकेरिया है, ज़िंदगी की यही 3 डोमेन्स हैं, इसी में सारा कुछ आ जाता है। इसमें तमाम जिंदगियां जितनी भी इस दुनिया में पाई जाती हैं बच्चे, जो दरियाफ्त हो चुकी हैं, वो सारी इसी में है, ठीक है ना, इन तीनों डोमेन में, इन तीनों डोमेन के ही सारे किंगडम हैं। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया जी, सारे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे तरीके से करें। वाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरसेस इन एनी किंगडम, यानी कि हम किसी भी किंगडम में वायरस की क्लासिफिकेशन क्यों नहीं कर सकते बच्चे। तो ये सवाल हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वायरसेस वाला। हम क्यों नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्लासीफाई वायरसेस एनी किंगडम बिकॉज, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजह, दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग, इनको हम क्या है, इन्हें हम हकीकी मानों में जिंदा जानदार नहीं समझते, ठीक है, पहली वजह। दूसरी वजह, दे आर ए सेलुलर, यानी कि ये ए सेलुलर है, ए का मतलब है एब्सेंट, सेलुलर का मतलब है सेल्स, यानी कि सेल है इनमें वो एब्सेंट है, मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना, तो इनमें सेल मौजूद नहीं है, यानी कि ये सेल से मिलकर नहीं बनते, यानी कि लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। तीसरा, दे कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये आज़ादाना तौर पर ना, ये खुद किसी काम के नहीं है, यानी कि खुद ब खुद ये मेटाबॉलिज्म को, अमल को अंजाम नहीं दे सकते बच्चे। इनको अंजाम देने के लिए, अपना जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको सर अंजाम देने के लिए रिक्वायर अ होस्ट सेल,
इनको होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि मेज़बान सेल की ज़रूरत पड़ती है। वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके ऊपर जाकर ये हमला करेंगे और अपनी जो मशीनरी है उसको एक्टिव करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। और एक और वजह बड़ी कि इनमें जिंदगी की 3 डोमेन वाली कोई खसूसियत नहीं होती। दे लैक एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और दे लैक एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इनमें 3 डोमेन वाली जिंदगी की कोई खसूसियत नहीं होती, इसलिए हम इनको किसी भी किंगडम में क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो ये थी वायरस की वजह कि हम इन्हें किसी किंगडम में क्लासीफाई क्यों नहीं कर सकते। ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये आपने तीन पॉइंट तो आप लाजमी लिखेंगे अगर शॉर्ट आ जाएगा। अच्छा जी, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किस तरह मुख्तलिफ ज़बानों में जानदारों के बारे में वाज़ह बातचीत में मदद फराहम करता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक ही ज़बान होगी साइंसी पूरी दुनिया में तो सबको आसानी होगी, वो लैटिन लैंग्वेज होगी जो किसी मुल्क में नहीं बोली जाती, तो किसी साइंसदान को इतराज़ भी नहीं होगा और नाम भी उसी ज़ुबान पे रखे जाएंगे, तो आसानी होगी कम्युनिकेशन में, बातचीत में। चलिए, किस तरह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट करता है बातचीत को, कम्युनिकेशन को। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट्स क्लियर कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम फॉर ईच स्पीशीज। बस आपने इसका जवाब ना पहला पॉइंट इधर तक ही लिखना है, यानी कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है हर स्पीशीज के लिए एक मुनफरद आलमी सतह पर कबूल शुदा साइंसी नाम फराहम करके मुख्तलिफ ज़बानों में जानदारों के बारे में बातचीत को वाज़ह करता है, ठीक है ना। इधर तक आपने लिख देना इसका पहला पॉइंट, और दूसरा आपने ये आप रहने दीजिएगा, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की इतनी वजाहत नहीं करते, उसके भी बाद मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो दिस एलिमिनेट्स कन्फ्यूजन कास्ट बाय कॉमन नेम्स, ठीक है ना। तो ये जो आम नामों की वजह से जो गलत फहमियाँ हैं उनको भी दूर करता है, उनको भी ख़त्म करता है। तो दूसरा पॉइंट आप सिर्फ यहाँ तक लीजिए, बस इतने आपने शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी आपने रहने देना। अच्छा बच्चे, आगे आगे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन, तो इनको देखते हैं। डिस्कस बायोडाइवर्सिटी। अब सवाल को समझिए, सबसे पहले तो डिस्कस बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस, अब आगे उसकी अहमियत लिखनी है, ठीक है ना, इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम्स। अब देखें कि जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है वो आपने पढ़ी थी, ठीक है ना, कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पार्टिकुलर एरिया, यानी कि इस खास इलाके में जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और फिर उसकी आगे आगे अहमियत, ये टॉपिक जो सबसे पहला है ना, टॉपिक 2.1, वो आपने लिखना है, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, जिसमें वो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी आ गया, क्लाइमेट रेगुलेशन आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज आ गया और इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ गए, ठीक है ना। वो सारी जो हमने पढ़ी थी कि ये हमें फूड छूट देती है और ये सारी चीज़ें जो उसमें वो सारी आ जाएंगी। दूसरा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी एंड हाउ इट्स हेल्प्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये है क्लासिफिकेशन की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की अहमियत में क्लासिफिकेशन की तारीफ आपने पढ़ी थी, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, यानी कि मुशाबहतों और इख्तलाफात की बुनियाद पर जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करने का अमल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये तारीफ लिख के ना आपने, तो इसकी अहमियत के पॉइंट है ना, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस और एडवांटेज एक ही टर्म है, ठीक है ना, सिनोनिम्स। तो ये आपने लिख देने हैं वो क्लासिफिकेशन के जो एडवांटेजेस हैं। ये टॉपिक नंबर है 2.2, ठीक है ना, आपकी किताब का, वो आप ना लिखिएगा, अगर पूछे तो फिर लिख लें। तीसरा, डिस्क्राइब द लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखें ये लीनियन सिस्टम कौन सा है क्लासिफिकेशन, जो कॉर्लिनियस ने दिया था, ठीक है ना, इन डिटेल स्टेटिंग द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स एंड देयर रिलेशनशिप। अब देखें जो 7 टैक्सोनॉमी के दर्जात थे लीनियन ने दिए थे, उनका जो आपस में जो ताल्लुक था, यानी कि किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, फाइलम का किंगडम से क्या ताल्लुक है, फाइलम के बाद क्लास है, तो ठीक है ना, तो क्लास का क्या ताल्लुक है फाइलम से, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले आपने क्या लिख देना कि लीनियन का सिस्टम क्या है क्लासिफिकेशन का, और उसके बाद आपने वो 7 जो है रैंक उसने जो बताए थे टैक्सोनॉमिक रैंक्स बच्चे, आपने वो लिख देने हैं, ठीक है। तो वो आपने रैंक्स जो लिखने हैं कॉर्लिनियस के,
उसके आपने साथ ही लिखने हैं, डोमेन शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि जितना सवाल पूछा जाए आपने वही लिखना है। अगर हो सके तो आपने एक अगर आपके पास टाइम हो तो आपने एक मिसाल दे देनी है उनके बारे में, जैसे होमोसेपियन इंसान है तो उसकी क्लासिफिकेशन भी साथ लिख दीजिएगा, किंगडम के साथ इंसान का किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, तो इस तरह क्लास ममेलिया है, तो इस तरह आप मिसाल भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये 7 दर्जात आपने उनके बारे में लिखना है। चौथा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन्स आर्किया एंड बैक्टीरिया फोकसिंग ऑन देयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखें आर्किया और बैक्टीरिया का आपने फ़र्क लिखना है। ठीक है, तो जो फ़र्क है आप पेपर पर एक लाइन लगाकर इधर लिखेंगे डोमेन आर्किया और दूसरी साइड पे लिखेंगे डोमेन बैक्टीरिया, तो वो भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे पैराग्राफ की सूरत में पहले बैक्टीरिया का लिख दें, फिर आर्किया, पहले आर्किया का लिख दें, फिर बैक्टीरिया का लिख दें, फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एक पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छी सी होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्किया का फ़र्क आप क्या लिखेंगे कि आर्किया है ये सबसे जो कदीम बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद जो इनकी सेल वाल है वो बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है, ये इंतहाई आबो हवा में रहते हैं। फिर आपने मिसाल दे देनी है, एक दो मिसालें एसिडोफाइल्स की दे देनी है जो इंतहाई तेजाबी माहौल में रहते हैं, और आपने हेलोफाइल्स की दे देनी है, जो भी मिसाल आप देना चाहें। ठीक है, तो आर्कियोबैक्टीरिया इनका फिर राइबोसोमल आरएनए है वो बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी। और फिर बैक्टीरिया में आपने क्या लिख देना है कि ये असली बैक्टीरिया हैं, इनको डोमेन बैक्टीरिया में शामिल किया गया है, और इनकी वो सारी खसूसियत आपने लिख देनी है कि ये बेनिफिशियल भी हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं, और बहुत सारे फ़ायदा मंद भी हैं। तो ये आपने बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया में से मेन पॉइंट आपने यहाँ पे लिख देने। सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 किंगडम्स विद इन डोमेन यूकेरिया। अब जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना 4 किंगडम्स के, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें प्रोटिस्टा आ जाएगा यूकेरिया में, फिर आ जाएगा इसमें फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो ये 4 किंगडम के आपने लिखने हैं। आप चाहें बच्चे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी क्या है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है डोमेन्स ऑफ किंगडम ऑफ लाइफ। अब ये 6 किंगडम की दी गई हैं, तो यहाँ से आप बैक्टीरिया और जो आर्किया है उनको रहने दें। ठीक है ना, तो अब आप देखें यहाँ पे आपको ये 4 जो किंगडम है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, इनके कैरेक्टरिस्टिक मिले। अब आप अगर ना बच्चे इनको पेपर पे लाइन ड्रा करके लिखेंगे ना टेबल की सूरत में, तो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपने सेल ऊपर लिख लेना है किंगडम। ठीक है ना, पहले डोमेन लिख लेनी है, डोमेन यूकेरिया आपने लिख लेनी है, ये 2 डोमेन रहने देनी है क्योंकि ये आपको पूछा ही नहीं गया। ठीक है, और फिर क्या है, किंगडम लिख लेना है, किंगडम आपने ये प्रोटिस्टा लिख लेना है, फंजाई लिख लेना है, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर सेल टाइप लिखनी है, तो सब में ही यूकैरियोटिक है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहले, तो बस अभी मैं बता रहा हूँ। तो फिर न्यूक्लियर इनवेल्प है, ठीक है ना, सब में मौजूद है। ठीक है, ये सब में मौजूद है चारों किंगडम में। फिर इनकी सेल वाल का फ़र्क आ जाएगा, तो जो प्रोटिस्टा है उसमें मुख्तलिफ इकसाम की हैं, और उसके बाद जो फंजाई है उसमें काइटन की है, सेलुलोज की पौधों में है, और एनिमल्स में है ही नहीं। इस तरह आपने ये लिख देनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, गजाई तरीकाकार क्या है, कि ये एटोट्रॉफ हैं और हेटरोट्रॉफ भी हैं प्रोटिस्टा वाले, और फंजाई वाले एब्जॉर्प्टिव हैं यानी कि ये जज़ब करते हैं, और पौधे ऑटोट्रॉफ हैं, और जो जानवर हैं वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ निकल कर लेकर जाते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलरिटी लिख देना है कि ये प्रेजेंट इन मोस्ट फंजाई में होती है, और इसके बाद है प्लांटी, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। ठीक है ना, इसके बाद जो मल्टी सेलुलरिटी है इसमें एब्सेंट है प्रोटिस्टा में। अब देखें आप, जो प्रोटिस्टा हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं है, वो सादा मल्टी सेलुलर हैं। जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी है वो इनमें नहीं है, ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं, और मल्टी सेलुलर हैं तो वो सादा हैं। अच्छा बच्चे, आगे सवाल है सवाल नंबर 6, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस विद इन द ट्रेडिशनल 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब वायरसेस को यानी कि 3 डोमेन में क्यों तकसीम नहीं किया जा सकता। अब देखें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना इसी लेक्चर में, अब वही उठाकर आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देंगे ना, तो आपको फिर भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर। ठीक है ना, थोड़ा सा वजाहत के साथ लिखेंगे। इसके अलावा इसका जो है वो टॉपिक आपकी बुक पे है 2.7, जो 2.7 टॉपिक है ना वही इसका बच्चे जवाब है। 2.7 टॉपिक है, वहाँ पे आपने जाना है। और स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, अब मैंने आपको कल डिटेल लेक्चर में समझा दिया कि वायरस की क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में 6 किंगडम में या 3 डोमेन में क्यों नहीं की जाती, क्योंकि वो ए सेलुलर है, उनमें जिंदगी की कोई खसूसियत मौजूद नहीं है। ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। छोटा सा 3-4 लाइन का सवाल है, तो है लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन शॉर्ट भी है, ठीक है, तो आपने लिख देना। 7वां, एक्सप्लेन द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर सजेस्टिंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। अब देखें, जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मतलब सवाल आया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम नहीं लिया, लेकिन सवाल वही है कि रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर सजेस्टिंग साइंटिफिक नेम, साइंसी नाम देने का तरीका कौन सा है बेटा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो वो आपने लिखनी है। क्या लिखने हैं? असूल, रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है ना। रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखनी है। तो आपने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिख देनी है सबसे पहले। जानदारों को दो साइंसी नाम देने का तरीका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। उसके बाद आपने इसके रूल लिख देने हैं। सबसे पहला रूल जो था कि वो लैटिन लैंग्वेज का हो, दूसरा था कि उसके 2 हिस्से हों, तीसरा था कि वो एक मुनफरिद नाम हो, यूनिक हो, चौथा था कि वो जीनस का जो नाम है वो बड़े लेटर से शुरू हो और स्पीशीज का छोटे से, पांचवा था कि जो साइंटिफिक नेम है वो अगर आपने कंप्यूटर पे टाइप करना है तो वो इटैलिक्स में लिखना है, और छठा था कि अगर आपने हाथ से लिखना है तो नीचे से अंडरलाइन करना है अलग-अलग। तो वो आपने 6 रूल यहाँ पे लिख देने हैं, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अच्छा बच्चे, आगे हैं इंक्विजिटिव क्वेश्चंस, यानी कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लड़ाना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी डीप लर्न करना पड़ेगा। आपने चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो तो आप देखें तो आपको इंशाल्लाह ये लाजमी इसका पता चल जाएगा। सवाल नंबर 1 है, हाउ माइट प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द इनकोरेक्ट टेक्सोनमिक ग्रुप इफेक्ट कंजर्वेशन और साइंटिफिक स्टडीज, ठीक है ना। यानी कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना, इस एक गलत टेक्सोनमिक ग्रुप में रख दें तो उसके जो तहफ़्फ़ुज़ और उसके जो मुतालिया है, उसका जो साइंसी मुतालिया है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इस चीज़ को आप देखें कि अगर हम किसी जानदार को ग्रुप ऐसे टेक्सोनमिक रैंक में रख दें जो उसका था नहीं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक स्पीशीज़ है, ठीक है ना, साइंसदान उस पर देख रहे हैं बायोलॉजिस्ट के इसके तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा है, ठीक है, इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है ये जैसे मारखोर हैं या दूसरी कोई भी हैं, कोई स्पीशीज़ है किसी जानदार की, वो नापेद होने जा रही है, उनकी पॉपुलेशन कम रह गई है, जैसे एंडस डॉल्फिन है उसकी कम रह गई है, ठीक है ना। अगर हम उसको किसी ऐसे ग्रुप में रख दें जिसमें ऐसे जानदार हैं जिनको अभी तक कोई ख़तरा नहीं है, अभी वो इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है ना, उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ का ख़तरा नहीं है, तो जो इसका तहफ़्फ़ुज़ है जिसको हमने रखा है गलत तौर पर, इसका तहफ़्फ़ुज़ क्या है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो क्या होगा कि इसका जो तहफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि ये नापेद हो जाएं। तो ये है कंजर्वेशन पे इफेक्ट, ठीक है ना। तो जो है वो इंडेंजर्ड स्टेटस है वो हो सकता है। इसके अलावा ये भी इसका कंजर्वेशन पे नुकसान हो सकता है कि ऐसे एफर्ट्स लगाए जाएं बायोलॉजिस्ट, ठीक है ना, कि इसको तहफ़्फ़ुज़ देने में, और उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इतना ज़रूरी ना हो जितना कि दूसरे जानदारों का ज़रूरी हो, और इसके तहफ़्फ़ुज़ को इतना ख़तरा ना हो। किसी ऐसे जानदार को हम किसी ऐसे ग्रुप में रख दें जिसमें जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा था, तो ये भी एक नुकसान हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो स्टडी है उस पर क्या इम्पैक्ट पढ़ सकता है। इसके अलावा इसके जो साइंटिफिक स्टडी है इसके नताइज गलत निकल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो साइंसी मुतालिया है वो इंसान अगर पब्लिश कर दे बायोलॉजिस्ट उस चीज़ को, तो वो भी क्या है साइंटिफिक स्टडी को इफ़ेक्ट करेगा। उसके लिए क्या है, जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, वो गलत हो जाएगा, जो आर्टिकल है, पेपर है, वो पूरे का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वो साइंटिफिक कम्युनिटी को नुकसान देगा। अगर लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तो बाद में जो पढ़ के मज़ीद रिसर्च करेंगे उनको भी आगे नुकसान देगा। तो ये इसका नुकसान है कि अगर किसी जानदार को हम गलत ग्रुप में रख दें तो क्या उसकी कंजर्वेशन और साइंटिफिक स्टडी पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा, इमेजिन यू डिस्कवर अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब देखें, आपने तसव्वुर करें कि आपने एक नया जानदार दरियाफ्त कर लिया। What steps would you take to classify and name it according to the principles of binomial nomenclature? अब आप कौन से स्टेप लेंगे, इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के निज़ाम के मुताबिक आप इनको किस तरह क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसके ना फीचर पढ़ेंगे कि ये जानदार की जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं ना, जो जिस्मानी खसूसियात हैं, ठीक है ना, वो किससे मिलती हैं। मिसाल के तौर पर एक परिंदा मिला है, देखेंगे चिड़ियों से ज़्यादा मिलता है या कौवे से ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, या फाख्ता से ज़्यादा मिलता है, तो किससे ज़्यादा मिलता है, सबसे पहले हम उसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम जो मौजूद जानदार होंगे उनके साथ हम उनका मुआजना करेंगे,
किसी से मिलता तो नहीं है, ठीक है ना। नहीं मिलता तो फिर हम उसका वो जेनेटिक्स देखेंगे, उसके जो जीन्स हैं वो देखेंगे कि वो किससे मिलते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा कि ये नई स्पीशीज है, तो फिर हम उसको एक नया नाम दे देंगे, ठीक है ना। उसका नाम फिर हम क्या है पब्लिश कर देंगे। उसका नाम देंगे तो नाम क्या करेंगे, एक नाम हम जीनस का देंगे, एक स्पीशीज का देंगे, ठीक है ना। तो जीनस का नाम उसका हम बड़े लेटर से देंगे, और जो शुरू होगा बड़े लेटर से, और जो स्पीशीज होगा वो छोटे लेटर से। तो ये थोड़े से गहराई के सवालात हैं, तो लेकिन समझ आ जाते हैं अगर पढ़ा हो अच्छे तरीके से। तो ये था बच्चे हमारा आखिरी लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई लेक्चर नहीं लिया तो आपको यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जो प्ले लिस्ट है वो शो हो रही होंगी, तो आप वहाँ से आप लेक्चर ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल का आइकॉन है आपको शो हो रहा है, आप सब्सक्राइब भी कर दें, और मज़ीद जो लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी स्टडी के रिलेटेड अपडेट होंगी मैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।